और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ जो कि यूपी से आ रही है। यूपी के मदरसा टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। मरकज ने यूपी के टीचर्स के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मरकज ने जुमला 87 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 120 करोड़ रुपए जारी करने का अहम फैसला भी किया गया है। तो यूपी के मदरसा टीचरों को बड़ी राहत मिली है। मरकज ने यूपी के टीचर्स के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मरकज ने जुमला 87 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया है और आपको बताएं कि मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 120 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। तो बेहद अहम खबर, यूपी के मदरसा असातिज़ा को बड़ी राहत मिली है। मरकज ने यूपी के असातिज़ा के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मरकज ने जुमला 87 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में यह अहम फैसला किया गया है। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, आज सुबह से ही ये मीटिंग चल रही थी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की और हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से मदरसा एजुकेशन का जो आधुनिकीकरण का मामला था यानी मॉडर्नाइजेशन स्कीम का मामला था, उसके तहत हम देखते रहे हैं लगातार 30,000 से ज्यादा जो असातिज़ा हैं उत्तर प्रदेश के खास तौर से, उनको कई सालों से सैलरी नहीं मिली है। तो कहना चाहिए जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बुनियाद की वजह से आमतौर से फंड रिलीज नहीं होता था, अब ये थोड़े सा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आए हैं जिसकी बुनियाद पर ये फंड रिलीज हुआ है। उसमें 6959 यानी कि 69 करोड़ 59 लाख के करीब ये पैसे उत्तर प्रदेश के लिए जारी हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो बिहार के लिए भी पैसा जारी हुआ है, यानी 9 करोड़ के लगभग बिहार के लिए पैसे जारी हुए हैं। इसी तरीके से 1 करोड़ 69 लाख के करीब जो है झारखंड के लिए पैसे जारी हुए हैं। 5 करोड़ के करीब झारखंड के लिए जारी हुए हैं। 52 लाख रुपए मध्य प्रदेश के लिए, दूसरे स्टेट के लिए जारी हुए हैं। टोटल जो है वो 120 करोड़ रुपए का है, जिसमें मदरसा स्कीम है और IDMI जो स्कीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आती है, उसके लिए पैसा जारी हुआ है। तो कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचरों के लिए। कम से कम कुछ पैसा तो जारी हुआ, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर दिल्ली के जंतर मंतर आए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, एहतजाज किया था और कहा था कि उनकी कुछ और मांग नहीं है, भुखमरी का आलम होता जा रहा है। कई टीचर न सिर्फ टीचर्स की नौकरी छोड़ चुके हैं, बल्कि वो साथ ही साथ कई लोग जो है खुदकुशी भी कर चुके हैं। तो इस तरह के हालात हैं, उसमें देखा जाए तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन एक खास बात और भी है जो इस पूरी स्कीम के तहत जो तब्दीली आई है, 2016 तक का ये ड्यू जो था, जो अब तक बकाया था, वहां तक का ये ड्यू में से जो बाकी है उसमें से ये पैसा दिया गया है। 2017-18, 2018-19 का ये जो 2 साल का पैसा है ये अभी भी बकाया है। हमने देखा था 2019 में ही ये जो पूरी स्कीम है इसको चेंज कर दिया गया था, यानी कि पहले 100% के करीब जो पैसा होता था वो केंद्र यानी मरकज वो पैसा की पूरी फंडिंग करता था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया, उसको 60 और 40% के में लाया गया, यानी 60% पैसा मरकज दे रहा है। तो ये जो पैसा रिलीज हो रहा है ये 60% के मुताबिक है और 40% जो पैसा है वो जो हमारी जो रियासतें हैं उनको देना है। इसी तरीके से जो पहाड़ी रियासतें हैं यानी हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है या जो यूनियन टेरिटरी जो इलाके हैं उनमें जो है 90% मरकजी हुकूमत वो फंडिंग करेगी और 10% जो रियासतें हैं उनको ये पैसा देना है। तो इस तरीके से ये पैसा रिलीज हुआ है। खुर्रम, यहाँ पर एक और अहम बात कि न्यूज 18 उर्दू लगातार इस मामले को उठाता रहा था, लगातार इस सिलसिले में हम रिपोर्ट जो है वो भी जारी करते रहे थे। तो अब ये मुहिम भी रंग लाई। बिल्कुल ये मुहिम रंग लाई है। देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह से न्यूज 18 ने इस मसले को उठाया है उसका एक तरह से असर हुआ है और लगातार हम इसकी कवरेज कर रहे हैं कि हालांकि अगर देखा जाए तो ये 70 करोड़ रुपए बहुत ही नाकाफी है। अगर 60% के हिसाब से भी देखा जाए तो तकरीबन 800 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो एक बात ये भी हुई है कि जो हमारे मदरसा टीचर हैं उनकी सैलरी
बढ़ाई जाए, यानी कि अब तक जो 12,000 और 6,000 के आसपास जो सैलरी मिल रही है उनको, इसको 15,000 और 25,000 किया जाए तो एक बड़ी बात है। और इसका फंड बनाने की भी बात हुई है, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की तरफ से ये प्रपोजल गया है कि इसका फंड बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जा सकता है। हमारी भी नजर बनी हुई है। खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात देने के लिए। एक और अहम खबर, यूपी हुकूमत से तस्लीमशुदा दीनी मदारिस में तालीम देने वाले 25,000 से ज्यादा साइंस टीचरों को गुज़िश्ता 42 महीनों से तनख्वाह ही नहीं मिली। दीनी मदारिस को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने 1995 में ये स्कीम शुरू की थी। मदारिस में तालीम देने वाले साइंस असातिज़ा की तनख्वाह मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के मुश्तरका फंड से दी जाती थी, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से इस मद में अभी तक मुनासिब फंड मुहैया न कराए जाने से हज़ारों साइंस के असातिज़ा के सामने अब फाका कशी की नौबत आ गई है। 1 सितंबर से ट्रैफिक कवानीन में तब्दीली के बाद आरटीओ ऑफिस में लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। हेल्प डेस्क पर 4 सेक्शन बनाए गए हैं। सुबह 8:30 से 1 बजे तक हर दिन तकरीबन 1200 लोगों की मदद की जा रही है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि हेल्प डेस्क पर कई घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। यहाँ काम करने वाले लोग सुस्त रवैया से काम कर रहे हैं। सभी लोग खुद यूजर फ्रेंडली नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हेल्प डेस्क पे हमारी डबल भीड़ हो गई है। जो पहले 100 के आसपास लोग आया करते थे, अब करीब डेली 200 लोग आ रहे हैं। तो उनको ये सब भीड़ का प्रेशर देख के कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इनके लिए एक सेपरेट हॉल बना दिया जाए। वो सेपरेट हॉल बना दिया गया है और सारा जितना भी वर्क था हेल्प डेस्क से संबंधित वो अलग एयर कंडीशन हॉल में शिफ्ट कर दिया है। जितने भी लोग यहाँ आएंगे उन सब का काम करने के बाद ही ये हेल्प डेस्क बंद की जाती है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1 बजे पहले हुआ करता था, लेकिन अभी इसका टाइमिंग्स कर दिया गया है कि उसके लंच के बाद भी दोबारा 3 बजे तक ये चलेगा। और हमारी नुमाइंदा रचना ने दिल्ली के सराय काले खां आरटीओ ऑफिस का जायजा लिया है। नंबर से जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है और साथ ही जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है, इसके बाद ही आरटीओ ऑफिस में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। इस वक्त मैं सराय काले खां के आरटीओ ऑफिस पर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जो लोगों की सहायता के लिए है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस हेल्प डेस्क में क्या कुछ खासियत है। यहाँ 4 सेक्शंस बनाए गए हैं। एक जो कि परमानेंट लाइसेंस वालों के लिए है, दूसरा जो कि लर्नर जो लाइसेंस है उन लोगों के लिए है, तीसरा जो कि रिन्यूअल अगर किसी को करवाना है उसके लिए है, और जो चौथा सेक्शन है वो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को अपलोड कराने के लिए है। सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये हेल्प डेस्क काम करती है। जो लोग यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए या रिन्यूअल करवाने के लिए या किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाने के लिए पहुँच रहे हैं, हेल्प डेस्क उनके लिए यहाँ पर काम करती है। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर लाइसेंस की समस्या को लेकर पहुँचे हुए हैं। किसी को अपना लाइसेंस बनाना है, किसी को नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, या किसी को कोई अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कराना है, या फिर किसी तरीके की और जो समस्या है उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हेल्प डेस्क कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्प डेस्क पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे। ये बताइए भैया, कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग यहाँ रहते हैं? मैम सुबह 8:30 से 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग चलती है। कितने दिन हो गए हेल्प डेस्क को? जी सॉरी, कितने दिन से ये हेल्प डेस्क काम कर रही है? मैम ये इसको काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए। काफ़ी टाइम हो गया, इसे 5-6 महीने से ऊपर हो गया। ये हेल्प डेस्क 5-6 महीने से काम कर रही है? पता नहीं है मैडम, पक्का कंफर्म नहीं है, मैं अभी ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। अच्छा, आपको ये कंफर्म ही नहीं कि हेल्प डेस्क कब से चल रही है? 6 महीने हो गए मैडम। 6 महीने हो गए, लेकिन आपके आरटीओ ऑफिस वालों ने तो कहा था कि 2 दिन पहले ही बनी है ये हेल्प डेस्क। नहीं, ये शिफ्ट हुआ है यहाँ से, बाहर था। प्रतिदिन कितने लोग आ जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर? मैम आ जाते हैं 150 के आसपास आ जाते हैं, 150। तो ये जो भाई साहब हैं इनको तो अभी ठीक से ये भी नहीं पता कि हेल्प डेस्क बने हुए कितने दिन हुए। हम दूसरे एक और हैं उनसे भी बात करेंगे कि भैया ये बताइए कितने दिन से आप लोग, थोड़ा सा अपना चेहरा इधर कर लीजिए, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर हैं? हमारा जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस से तो हमारा ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा। तो हम फरवरी में आए थे, तब से हेल्प डेस्क तो करीब 1.5 साल से। पर डे कितने लोग आ जाते हैं? पर डे 125 से 150 करीब लोग आ जाते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर पर डे जो है 100 से 125 लोग आ जाते हैं, लेकिन तमाम जो लोगों की भीड़ है उनसे भी बात करेंगे कि हेल्प डेस्क उनके लिए कारगर साबित हो रही है या नहीं हो रही है, या किसी तरीके की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये बताइए, आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? सुबह से खड़े हैं हम।
कितनी देर हो गई? 2-3 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 2 से 3 घंटे हो गए। क्या करवाने आए हैं? लर्निंग कटवाने आए हैं अपनी लाइसेंस की। तो आप कितनी देर से खड़े हैं? हम साथ में ही हैं। 2-3 घंटे से आप लर्निंग जो लाइसेंस के लिए खड़े हैं। हाँ जी। तो हेल्प डेस्क से कुछ काम हो रहा है, फायदा हो रहा है? सुबह से तो अब जाके हुआ है फिलहाल, सुबह से अब जाके नंबर आया है तो अब हो रहा है फिलहाल। आप बताइए कितनी देर से खड़े हैं? हम 7 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक भी 2-3 आदमी को काम हुआ और सारे खड़े के खड़े हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं? जी 7 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है यहाँ पे। मैम बहुत आराम से काम हो रहा है। कुछ ये बस ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट की, मतलब ये कॉलेज भी नहीं किया मैम, और यहाँ पे आया हूँ पढ़ा हूँ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है लेडीज़ का पहले, और ये दिमाग खराब कर रहे हैं मैम ये। आप बताइए। मैडम 8 बजे से खड़े हैं, थोड़ा लंबी लाइन थी तो अब जाके नंबर आया है। अब टाइम भी हो गया 1 बजे बंद करने का। 1 बजे बंद भी हो जाता है काउंटर। अब देखो नंबर आ जाएगा, कर देंगे तो ठीक कितने है। दिन से आ रहे हैं? एक दिन तो आया था, वापस चला गया, आज दूसरा दिन है मेरा। 6 दिन से आ रहा हूँ मैम, मेरा काम ही नहीं हो रहा। रोज 1 क्या बजे काम है आपका? मैम मेरे को न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। लर्निंग कटी पड़ी है मेरे पर, ये कर नहीं रहे, बहुत आराम से काम करते हैं बिल्कुल। एक बंदे का 15-15, 20-20 मिनट लगाएंगे तो क्या होएगा मैम? तो आपने देखा कि जिस तरीके से हेल्प डेस्क तो बनाई गई है, लेकिन जो तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर आरटीओ ऑफिस पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि 3 से 4 घंटे तक उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि 1-2 दिन के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है, चालान को बढ़ा दिया गया है, तो लोगों की परेशानियां भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से जुड़ी मुख्तलिफ अर्जियों पर सुनवाई हुई। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद की अर्जी पर भी सुनवाई हुई। इसमें गुलाम नबी आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उन्हें जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त मिल गई है। अब वो श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला जा सकेंगे, जबकि वो किसी भी सियासी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। वहां जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इस बारे में मरकज को नोटिस दे दिया गया है। गौरतलब है कि गुलाम नबी आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने अहल खाना से मिलने की इजाज़त मांगी थी। गुलाम नबी आज़ाद से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आज़ाद जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, आपको जाने की इजाज़त दे दी गई है, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूं और उन लाखों लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं जिनकी तरफ से और जिनको देखने के लिए और जिनसे चर्चा करने के लिए और जिनका हाल देखने के लिए मैंने अपनी पिटीशन डाली थी। मैंने अपनी पिटीशन जो डाली थी, मैं उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं डॉक्टर सिंघवी को और एडवोकेट शादान को और उनकी टीम को। सरकार हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रही, अब ये एरिया खोल दिया, वो एरिया बंद कर दिया, यहाँ इंटरनेट छोड़ा, वहाँ टेलीफोन छोड़ा, लेकिन ये 1/3 और 1/4 आबादी जो है कश्मीर की, जो जिंदा रहती है, जो पलती है, जो खाते पीते हैं, दिन में अगर वो काम करेंगे तो तभी वो अपने बच्चों के लिए राशन शाम को ला सकते हैं। सरकार का ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमने राशन पर्याप्त मिकदार में वहाँ जमा रखा है, लेकिन पर्याप्त मिकदार अगर करोड़ों टन भी होंगे और अगर का पैसा नहीं होगा तो उस पर्याप्त तादाद में या संख्या में रखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन कोर्ट ने आपको ये भी कहा है वहां जाने की इजाजत इस शर्त पर दी है कि वहां आप नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे। क्या ये शर्त मानते हैं आप? देखें, अभी मैं ये जब कल तक ऑर्डर आ जाएगा और उसमें क्या क्या शर्तें लिखी होंगी और उसके बाद मैं उस पर चर्चा करूँगा कल। लेकिन जब तक ऑर्डर में नहीं अच्छी तरह से पढ़ता तो तब तक ये संभव नहीं होगा मेरे लिए। हाँ, ये जो भी का इतना भी कह सकता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया होगा उस पर हम उसका बराबर पालन करें। अंतिम सवाल है, फारूक अब्दुल्ला पर जो पीएसए लगाया गया है उस पर क्या कहें? क्योंकि अब तक सरकार ये कहती नजर आएगी कि नहीं, उनको नजरबंद नहीं किया गया है, हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कह रही है सरकार। इसकी मैं सख्त कड़ी निंदा करता हूँ। मैं बार बार सदन और सदन के बाहर कह चुका हूँ कि पिछले 70-71 साल से चाहे वो नेशनल
पार्टी हो कांग्रेस जैसी या रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे पुरानी पार्टी है, और चाहे दूसरी पार्टियां हों, इन तमाम पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और लोगों को देश के साथ जोड़ने के लिए हमेशा काम किया है, और सभी ने डट के आतंकवाद का मुकाबला किया है। जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज थे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर घाटी में थी, जो देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए मरते थे और आतंकवादियों का मुकाबला करते थे, उनका मनोबल इससे बहुत गिर जाएगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद ने खत लिखकर मंदिरों और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे डाली है। इस धमकी के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा और कमांडर्स को तैनात कर दिया गया है। इस ताल्लुक से रेलवे के DGRO से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने एक खत भेजा है और इस बात का जिक्र किया है कि कई रेलवे स्टेशन और कई राज्यों के मंदिरों को वो बम से उड़ाएगा। इस मामले में किस तरह से RPF और GRPF तैनात है, किस तरह से बाकायदा सतर्क हैं, इस मामले पे समझते हैं। RPF के DG अरुण कुमार हमारे साथ में हैं। सर, किस तरह की जानकारी मिली है, किस तरह से इस मसले को आप लोग देखते हैं और किस तरह से सतर्कता बढ़ाने का एक आदेश जो है आप लोग दे रहे हैं? कल पोस्ट से एक खत स्टेशन सुपरिटेंडेंट रोहतक को मिला है, जिसमें एक मसूद मोहम्मद एरिया कमांडर जैसे मोहम्मद ने अपने को बताते हुए एक चिट्ठी लिखी है कि वो कई राज्यों के जो है वो स्टेशंस और मंदिरों पर वो अटैक करके अपने जिहादियों के मौत का बदला लेंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो सारे स्टेशंस को, सारे GRPs को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और पहले से भी जो है वो सतर्कता स्टेशंस पे बढ़ती जा रही है और इस खत को देखते हुए हम लोगों ने कुछ विशेष सतर्कता बरती है और कुछ विशेष स्टेशंस पे जो है वो हम लोगों ने एडिशनल RPSF की नियुक्ति की है। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोवा में यकसा सिविल कोड चल रहा है, तमाम लोग अच्छे से हैं। अश्विनी उपाध्याय से खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। के मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी जी, 2 दिन पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये 5वीं बार टिप्पणी कर रहा है। इसके पहले वो साहबानों से टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। देखिए, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये कहना अगर गोवा में लागू हो सकता है, पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? दूसरी बात, हम कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि देश की सभी बहन बेटियों को बराबर का अधिकार हो, शादी के पहले भी बराबर अधिकार हो, शादी के बाद भी बराबर अधिकार हो। वर्तमान समय में बराबर अधिकार नहीं है। मान लीजिए हमारी 4 बेटियां हैं, उसमें एक अगर हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक उनको बराबर अधिकार है। लेकिन जिस दिन उनकी शादी हो जाती है, उन चारों के अलग अलग अधिकार हो जाते हैं, उनके राइट, प्रॉपर्टी के राइट अलग अलग हो जाते हैं, उनका जो गोद लेने का अधिकार वो बिल्कुल अलग हो जाता है, उनका जो मेंटेनेंस है, मान लीजिए शादी टूटती है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं सेकुलरिज्म का मतलब ही है बराबरी। सर, तो सुप्रीम कोर्ट की अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने सैलाब मुतासरा जिलों में DM को हालात पर सख्ती से नजर रखने का दिया हुक्म। कहा, राहत के काम में किसी तरह की न बरती जाए लापरवाही। नकली दूध, घी, पनीर के बाद अब मध्य प्रदेश में नकली रेत का भी कारोबार। नकली रेत से इमारत बन रही है कमजोर, इंतजामिया कर रही है कार्रवाई की बात। और जैश मोहम्मद की धमकी के बाद दुर्ग, रायपुर के अलावा कई रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, लोगों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। जैश मोहम्मद ने दुर्ग रेलवे स्टेशन को भी उड़ाने की दी है धमकी। मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब को देखते हुए वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने सैलाब मुतासरा जिलों में DM को हालात पर सख्ती से नजर रखने का हुक्म दिया है और कहा है कि राहत के काम में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। वज़ीर-ए-आला ने
255 रिस्पांस सेंटर्स और 51 इमरजेंसी सेंटर्स पर भी नजर रखने का हुक्म दिया। ऑफिसर्स ने सैलाब मुतासरा जिलों के बारे में तफसील से वज़ीर आला कमलनाथ को जानकारी दी है। अब तक आपने नकली दूध, घी, पनीर की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब एमपी में नकली रेत भी तैयार की जा रही है, जिससे मकान कमजोर तैयार हो रहे हैं। कहां और कैसे चल रहा है नकली रेत का ये कारोबार, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। संभल कर तामीर कीजिए अपने मकान। नकली रेत की चल रही है दुकान। बाजार में आ चुका है नकली रेत। नकली रेत से इमारत बनती है कमजोर। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन बात पूरी तरह सच है। मध्य प्रदेश में खाने पीने की चीजों के साथ साथ अब रेत में भी मिलावट शुरू हो गई है, या यूं कहिए कि नकली रेत ही बननी शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने सख्ती करनी शुरू की तो रेत माफिया ने रेत की कारों को छोड़कर नकली रेत बनाने का कारोबार शुरू कर दिया है। ग्वालियर और शिवपुरी में नकली रेत बनाई जा रही है। रेत माफिया गांव के इलाकों में नकली रेत बना रहे हैं। ग्वालियर जिला इंतजामिया ने 100 से ज्यादा गांव की पहचान की है जहां नकली रेत बनाई जा रही है। नकली रेत बनाने वाले 24 से ज्यादा रेत माफियाओं की पहचान भी कर ली गई है। एक अब घाटी गांव एरिया में चैत गांव के आसपास ऐसे 8-10 गांव है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म में नकली रेत बनाने का है। करीब 100 डंपर रेत अभी इन्होंने परसों डिस्ट्रॉय भी की थी। कंकड़ वाली मिट्टी से बनती है नकली रेत। कंकड़ और बालू से भरे खेत की रेत माफिया करते हैं तलाश। खेत में खुदाई करके निकाली जाती है बालू मिली मिट्टी। खुदाई के लिए जेसीबी का भी किया जाता है इस्तेमाल। ग्वालियर और शिवपुरी के कई इलाकों में नकली रेत बनाने का काम चल रहा है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में नकली रेत के इस्तेमाल से मजबूती पर असर पड़ता है, साथ ही नकली रेत बनाने के अमल से माहौलियात को भी नुकसान पहुंचता है। नकली रेत का इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था, उसको जिसको कृत्रिम रूप से बनाते हैं, लेकिन रेत का जो एक फाइन एग्रीगेट्स के रूप में बोला था सिविल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में, कि अगर उस एग्रीगेट उस साइज का नहीं होगा तो वो रेत ही नकली नहीं, आर्टिफिशियल रेत बनाने का प्रोसेस तो एक हो सकता है, लेकिन जिस तरह आर्टिफिशियल रेत बना रहे थे उसमें जो एग्रीगेट का साइज था वो निर्माण के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल उचित नहीं था और आपस के एनवायरनमेंट को भी दूषित करते हुए ये काम कर रहे थे। इंतजामिया रेत माफिया के साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई की बात कह रही है जिन्होंने रेत बनाने के लिए अपनी जमीनें दी हैं। इसके अलावा जिन लोगों की जमीनों पर ये संचालित था उन सबको पृथक से उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। गैर कानूनी तरीके से रेत के कारोबार में रियासती सरकार पहले से घिरी है। ऐसे में अब नकली रेत के कारोबार का इंकशाफ होने पर बीजेपी और हमलावर हो गई है। उधर कांग्रेस इस मामले में सरकार का बचाव कर रही है। कांग्रेस की हद देखिए कि अवैध उत्खनन से भी उनको चैन नहीं मिल रहा है और नकली रेत बनाने का कारोबार में सभी कांग्रेस जन लिप्त हैं। सरकार बिल्कुल उसके मामले में गंभीर है और इस बात को संज्ञानता लेके जो लोकल प्रशासन है जिले स्तर पे वो कार्रवाई हो रही है। इंतजामिया नकली रेत के कारोबार पर लगाम लगाने का दावा कर रही है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। ग्वालियर और शिवपुरी जिले में चल रहे नकली रेत के कारोबार से माफियाओं को रोजाना 20 से 25 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। वहीं माफिया इस काम के लिए बिजली और पानी की चोरी भी कर रहे हैं। लंबे समय से नकली रेत बनाने का ये काम चल रहा है, लेकिन अब सरकार की नजर पड़ने के बाद प्रशासन ने इस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए आज से सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ते की भी बाकायदा शुरुआत कर दी है और अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो इसे रियासत के हर जिले में अमल में लाया जाएगा। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया है। अब स्कूलों में बच्चों की कम तादाद वाले इलाकों की पहचान करके वहां बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट की सहूलियात भी मुहैया कराई जा रही है। इस मंसूबे की शुरुआत आज से हो चुकी है।
इस मंसूबे के तहत बच्चों को क्लास शुरू होने से पहले नाश्ता दिया जाएगा। मंसूबे को पहले बिलासपुर जिले के पेंड्रा और कोरिया जिले के खड़क गांव में शुरू किया गया है। स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। इसके अलावा 4 जिले दुर्ग, गरियाबंद, सूरजपुर और कोरिया में फ्लेवर्ड सोया मिल्क देने की तैयारी है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो बाद में इसे रियासत भर में अमल में लाया जाएगा। नाश्ते से स्कूल लाने की कवायद। सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने की कोशिश। बच्चों की तादाद कम होने की वजह से लिया गया फैसला। सरकार चाहती है स्कूल में बढ़े बच्चों की तादाद। कामयाब होने पर रियासत के हर जिले में अमल में लाया जाएगा मंसूबा। नाश्ते की जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर और मिड डे मील इंचार्ज की होगी। इनके जरिए तमाम तरह का प्लान तैयार करते हुए बच्चों को नाश्ता खिलाया जाएगा। सरकार के इस कदम से सरकारी स्कूलों की चौखट तक बच्चों के आने की तादाद में कितना इजाफा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो इससे बच्चों का मुस्तकबिल जरूर संवरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।